ऑब्वियस सा मतलब बेसिकली दो बॉडीज कोलाइड कर रही हैं, तो कोलाइड करने के कारण उनमें मोमेंटम का चेंजेस कैसा होगा और एनर्जी का चेंजेस कैसा होगा, अभी हम लोग वो पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बट बिफोर वी स्टडी अबाउट मोमेंटम कंजर्वेशन एंड कोलिशन प्रॉपर्टी, हम लोग एक मॉडल लेते हैं, ठीक है, मॉडल फॉर इलास्टिक कोलिशंस, ठीक है। एक हम लोग मॉडल समझते हैं, एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं जो कोलिशन से रिलेटेड नहीं है। लेट्स से वैसे ग्राउंड है, ठीक है, एक बॉडी है जिसका मास है लेट्स से m2, लेट्स से एक बॉडी है जिसका मास है कुछ m1, ठीक है, एंड दिस इज मूविंग विद वेलोसिटी v1 या u1 विद टुवर्ड्स m2, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, यहाँ पे एक स्प्रिंग है, ठीक है, स्प्रिंग के जिसका लेंथ l है, इसका लेंथ l। पहला क्वेश्चन तुम लोग के लिए कि मैक्सिमम कंप्रेशन स्प्रिंग कितना होगा, व्हाट इज द मैक्सिमम compression in the spring? Follow-up question: what will be the velocity of m1 and m2 at the time of maximum compression? Would be the at the time of maximum compression. ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा जगह छोड़ना क्योंकि एक दो क्वेश्चन और डालना है, पहले ये दोनों करो। ट्राई करो ये वाला क्वेश्चन। क्या हुआ समझते हैं, जब m1 आके m2 को हिट करेगा, बेसिकली m2 को हिट नहीं करेगा, वो स्प्रिंग को हिट कर रहा है कि ना, बेसिकली वो स्प्रिंग को हिट कर रहा है, तो जब वो आके इसको टच करेगा तब स्प्रिंग कंप्रेस होना चालू करेगा, है ना, स्प्रिंग कंप्रेस होना चालू करेगा। अब स्प्रिंग एक बार जब कंप्रेस होना चालू करेगा, ये मेरा m1 है, यहाँ पे लग गया स्प्रिंग, स्प्रिंग के कांटेक्ट में आ गया, m2 पे यहाँ पे स्प्रिंग फिक्स्ड है, ठीक है। जब स्प्रिंग कंप्रेस होना चालू करेगा तब वो m1 पे इस तरफ फोर्स लगाएगा और m2 पे इस तरफ फोर्स लगाएगा, आगे ना, m1 को डिसेलरेट करेगा, m2 को एक्सेलरेट करेगा, मतलब m2 भी मूव करने लग जाएगा, बट अभी भी इसका वेलोसिटी इधर कुछ रहेगा v1, जैसे कुछ वेलोसिटी रहेगा v2, है ना। अब बेसिकली v1 कम होते जा रहा है, v2 बढ़ते जा रहा है ना। एक ऐसा इंस्टेंट आएगा जब v1 और v2 बराबर हो जाएगा, है ना, एक ऐसा इंस्टेंट आएगा जब v1 और v2 बराबर हो जाएगा, आएगा कि नहीं बोलो। जिस इंस्टेंट पे वो दोनों बराबर होगा उस समय बेसिकली क्या हो रहा है, m1 और m2 के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है कुछ, देयर इज नो रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन m1 एंड m2। अगर कोई रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है तो उस इंस्टेंट पे जब v1 और v2 बराबर हो रहा है, उसी इंस्टेंट पे हम लोग को मैक्सिमम कंप्रेशन मिलेगा ना,
क्योंकि अगर रिलेटिव वेलोसिटी होता तब तो स्प्रिंग और कंप्रेस होता, बट अब रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है तो स्प्रिंग इससे ज्यादा कंप्रेस नहीं होगा, है ना। स्प्रिंग कब तक कंप्रेस होता रहेगा, जब तक v1 v2 से बड़ा है तब तक स्प्रिंग कंप्रेस होता रहेगा ना, तब तक स्प्रिंग कंप्रेस होता रहेगा। कीप्स ऑन कंप्रेसिंग। अब v1 घटते जा रहा है, v2 बढ़ते जा रहा है, एक इंस्टेंट आएगा जब बराबर हो जाएगा। जब v1 और v2 बराबर होगा उस इंस्टेंट पे हम लोग को क्या मिलेगा, मैक्सिमम कंप्रेशन। बात समझ में आ रहा है। therefore maximum compression is obtained when v1 becomes equal to v2। बात समझ में आया। लेट्स से उसको हम लोग कुछ v नॉट बोल देते हैं, ठीक है। बात समझ में आया। तो वो स्टेट बनाते हैं। ये रहा मेरा m1, ये रहेगा उसके बीच का स्प्रिंग, ये रहा हम लोग का m2, m2, ठीक है। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है, ठीक है। दोनों का दोनों बॉडीज अभी कितना वेलोसिटी से मूव कर रहा है, v वेलोसिटी से सेम डायरेक्शन में, v नॉट वेलोसिटी से सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है आखिर इस इंस्टेंट पे। लेट्स से इस इंस्टेंट पे इसका जो कंप्रेशन है x है, और इस इंस्टेंट जो कंप्रेशन है वो मैक्सिमम कंप्रेशन है। तो इस इंस्टेंट पे जो कंप्रेशन है उसको मैं x मैक्स बोल देता हूँ, बोल सकता हूँ कि नहीं, है ना। तो अगर मैं m1 प्लस m2 को अपना सिस्टम पकड़ लूँ, m2 को मैं अपना एक पूरा कंप्लीट सिस्टम पकड़ लूँ, तो क्या इस सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहे हैं। स्प्रिंग फोर्स जो लग रहा है वो तो इंटरनल फोर्स है। क्या एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहे हैं, लग रहा है, ग्रेविटी लग रहा है नीचे की तरफ, बट वो वर्टिकल डायरेक्शन में है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है ना। नो एक्सटर्नल फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अगर हॉरिजॉन्टल में डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं है तो क्या मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व कर सकता हूँ, देयरफॉर मोमेंटम कंजर्वेशन। मोमेंटम कंजर्व करके मैं क्या बोल सकता हूँ, पहले था m1 u1 हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है। तो m1 u1 इनिशियली वो जीरो था, इनिशियली m2 मूव नहीं कर रहा था। अब m1 प्लस m2 दोनों v नॉट वेलोसिटी से मूव कर रहा है ना। तो v नॉट का वैल्यू कितना आ जाएगा, m1 u1 बाई m1 प्लस m2, है ना। क्या मैं इस इंस्टेंट पे जब बॉडीज मूव नहीं, जब m2 स्टेशनरी था, जब तक हिट नहीं किया था, इस इंस्टेंट पे सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी निकाल सकता हूँ। अगर मैं सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी निकालना चाहूँ ऑफ कैपिटल एम ऑफ m1 प्लस m2 वाला अगर सिस्टम का, अगर मैं सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी निकालना चाहता हूँ तो क्या मैं निकाल सकता हूँ। कितना होगा वो देखो तो, VCM क्या होगा, m1 प्लस m2 को अगर सिस्टम पकड़ लिए तो इस सिस्टम का वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा, m1 u1 प्लस m2 इंटू जीरो बाई m1 प्लस m2। तो एज रूप सेट ये तो VCM के बराबर ही आ जा रहा है, यहाँ पे V नॉट तो VCM के बराबर ही आ जा रहा है ना। और ये ऑब्वियस अभी बात भी है, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं लग रहा है, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहेगा, है ना। एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं लग रहा तो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहेगा। बाकी ना देखो,
या अच्छा पहले वो निकाल ही लेते हैं। अच्छा VCM मिल गया आप लोग को, तो V नॉट मिल गया। सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया, व्हाट विल द वेलोसिटी ऑफ M1 M2 एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम कंप्रेशन। ये वाला बात समझ में आ गया। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द मैक्सिमम कंप्रेशन। मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा, मैक्सिमम कंप्रेशन क्या, कहाँ पे, ये वाला। अरे VCM तो निकाल सकता है खुद से। आप लोग क्या बोल रहे हैं, कोई कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं लग रहा है, नो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इन द सिस्टम, फोर्सेस। अगर सिस्टम पे कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस नहीं लग रहा है तो सिस्टम का एनर्जी कंजर्व होगा, एनर्जी कंजर्व होगा, है कि ना। और अगर इसका एनर्जी कंजर्व हो रहा है तो एनर्जी कंजर्वेशन का इक्वेशन लगा सकते हैं हम लोग। इनिशियल एनर्जी कितना था, हाफ m1u1 should be equal to फाइनल एनर्जी इस स्टेट पे, मैक्सिमम कंप्रेशन वाले स्टेट पे फाइनल एनर्जी क्या होगा, हाफ m1 प्लस m2 इंटू v0 का स्क्वायर प्लस, और एनर्जी कहाँ जा रही है, स्प्रिंग के कंप्रेशन में, तो हाफ के एक्स स्क्वायर। तो हाफ के एक्स स्क्वायर कितना हो गया, ये हो जाएगा हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m1 प्लस m2 v0 का स्क्वायर। ठीक है, मैं डायरेक्टली लिखता हूँ थोड़ा, m1 प्लस m2 ऊपर नीचे कट जाएगा, बट ये नीचे स्क्वायर है तो एक तो बच जाएगा m1 प्लस m2, है ना, हाँ कि ना, नीचे एक m1 प्लस m2 बच जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर। ठीक है ना, क्या मैं सही किया हूँ, कोई मिस्टेक तो नहीं हो रहा है, नहीं नहीं हो रहा है, यही आंसर। ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पे एक माइनस लगेगा, था में प्लस लिख दिया, यहाँ पे ये माइनस होगा क्योंकि इस साइड जा रहा है ना ऑब्वियसली। तो मैं हाफ m1u1 स्क्वायर तो कॉमन ले सकता हूँ, क्या बचेगा यहाँ पे, 1 माइनस m1 बाई m1 प्लस m2, हाँ ये हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर में। ठीक है, तो हाफ के एक्स स्क्वायर कितना बराबर हो गया, ये हो जाएगा m2 बाई m1 प्लस m2, m1u स्क्वायर इंटू m2 बाई m1 प्लस m2। ये कितना हो जाएगा, हाफ m1 m2 बाई m1 प्लस m2 u1 स्क्वायर। ठीक है, ये हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं, ये वाला स्टेप यहाँ तक। इस स्टेप पे एक बॉक्स लगा दो, इस स्टेप पे एक बॉक्स लगा दो, क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। किस लिए इंपॉर्टेंट है थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे, बट एक बार ये लगा देते हैं। ठीक है, ठीक, इसके आगे एक्स 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 निकालो, यहाँ पे एक्स क्या, एक्स मैक्स है क्योंकि मैक्सिमम कंप्रेशन है, तो यहाँ पे निकालो एक बार, एक्स मैक्स से वैल्यू निकालो चलो। बाई की या इंटू की, हाँ नीचे नीचे डेरिवेटिव में।
ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हर जगह एक्स एक्स मैक्स है, यहाँ पे भी एक्स मैक्स है, यहाँ पे भी एक्स मैक्स है, एक्स मैक्स है, ये भी एक्स मैक्स है। तो एक्स मैक्स जो हम लोग को निकालना था, मैक्सिमम कंप्रेशन कितना हो रहा है स्प्रिंग में, वो कितना हो जाएगा, रूट ओवर ऑफ m1 m2 बाई m1 प्लस m2 बाई के इंटू यू। ठीक है, ये हम लोग का आंसर हो गया। बात समझ में आएगी नहीं? हाँ कि ना? हाँ ना बोलो। अब दो तीन पॉइंट चेक करें जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, हम लोग को एक बात पता चला कि वन वी नॉट और वी सी एम बराबर है कि ना? है ना? मतलब velocities of both the bodies at the time of maximum compression is equal to the velocity of center of mass of the body, है ना? ऐसा ऑब्वियस भी था। क्यों? क्योंकि जो स्प्रिंग फोर्स है वो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी तो चेंज नहीं कर सकता है ना, वो सिस्टम का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, सिस्टम का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास वो चेंज कर सकता है। देखो, एज स्प्रिंग फोर्स is an internal force, it cannot change. It cannot change uh, velocity of center of mass of the system, है ना? सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी चेंज नहीं कर सकता, वो क्या चेंज कर सकता है? वो सिस्टम का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास चेंज कर सकता है। इट कैन इट कैन चेंज, एक सेकंड रुक जा, इट कैन चेंज वेलोसिटी ऑफ सिस्टम, वेलोसिटी ऑफ सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। क्या मतलब वो, इसे बताता हूँ। ठीक है, हाँ कहाँ पे? इनके पास नोट्स का एक्सेस है ना? बट इनकेस अगर कभी भी ऐसा कहीं छूट जा रहा है किसी का भी, तो नोट्स में एक बार देख लिया होगा। ठीक है। अच्छा, अच्छा वी, इसका क्या मतलब हुआ, हम लोग सिस्टम का वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं। क्या मतलब इसका? देख, अ, जो बॉडी है वो u1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है ना, m1 जो है वो u1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। यहाँ पे लिखते हैं m1 जो है वो u1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। बट ये u1 वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है ना? ये u1 वेलोसिटी तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है ना। अगर मैं सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में निकालना चाहूँ, m1 का वेलोसिटी लेट्स से u1 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास निकालना चाहूँ, तो क्या होगा वो? u1 माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। u1 तो u1 है, वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास कितना है, m1 u1 बाई m1 प्लस m2, विच इज बेसिकली, अगर मैं u1 कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा m2 u1 बाई m1 प्लस m2, है ना?
बात समझ में आएगी नहीं? u1 तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में कितना वेलोसिटी है m1 का, इतना। ठीक है, सिमिलरली मैं m2 का निकाल सकता हूँ। इनिशियली इनिशियली m2 स्टेशनरी, जीरो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बट अगर m2 का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास निकालूं तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ m2 माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वो कितना हो जाएगा, जीरो माइनस m1 u1 बाई m1 प्लस m2। ठीक है, ठीक है, समझ में आएगी नहीं? तो अगर मैं सिस्टम को कुछ ऐसा बनाऊं, अगर मैं सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में देख रहा हूँ सिस्टम को, ये आ गया मेरा m1, ये आ गया मेरा m2, ये कुछ ऐसा। विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास देख रहे हैं सिस्टम को। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास अगर लेट्स से अगर यहाँ पे कहीं, लेट्स से थोड़ा सा इसको नीचे बनाता हूँ ताकि देखने अच्छा लगे। जैसे सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे, अब मैं सेंटर ऑफ मास पे बैठ के, समझ रहा है मैं कैसे देख रहा हूँ, सेंटर ऑफ मास पे बैठ के सिस्टम को देख रहा हूँ, तो सेंटर ऑफ मास को अपना वेलोसिटी तो नहीं दिख रहा है, सेंटर ऑफ मास को लग रहा है ये वाला बॉडी इधर आ रहा है u1 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास से, और ये वाला बॉडी इधर आ रहा है विथ u2 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास से। समझ में आया? हाँ कि ना? ठीक है, तो मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा, m1 इंटू u1 विथ रिस्पेक्ट टू com, है ना, m1 इंटू v1 विथ रिस्पेक्ट टू com क्या है, m2 बाई m1 प्लस m2 u1, और मोमेंटम ऑफ सेकंड बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास कितना है, m2 u2 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये अगेन m1 m2 बाई, अब ये उल्टा है नेगेटिव डायरेक्शन में, प्लस m2 इंटू u1 हो जाएगा कि नहीं, u1 है, v लिख रहा है u1। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं? हाँ कि ना? तो क्या हम लोग यहाँ से ऐसा बोल सकते हैं कि p1 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस p2 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास कितना हो जा रहा है, ये प्लस ये बेसिकली जीरो, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो मोमेंटम ऑफ सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम कितना होगा, p1 प्लस p2 करने से बेसिकली मेरे को मोमेंटम ऑफ इंटायर सिस्टम मिल गया, है ना। मोमेंटम सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास सिस्टम, ये क्या होगा, जीरो। क्या बात क्लियर है? एक सिस्टम का टोटल मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ द सिस्टम कितना होता है, हमेशा जीरो होता है। ठीक है, हाँ कि ना? खाना बोलो, समझ में आया? और इसका अगर थोड़ा थ्योरेटिकल प्रूफ भी देखना है, ये तो एक्सप्लेनेटरी प्रूफ हुआ ना, अगर थोड़ा थ्योरेटिकल बात भी देखना है तो मोमेंटम ऑफ सिस्टम क्या हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ये बेसिकली है m1 इंटू u1 विद रिस्पेक्ट टू com प्लस m2
u2 विथ रिस्पेक्ट टू सी ओ है ना। ऐसे ऐसे करते करते इनको जब ऐड करूंगा डिवाइड बाई 1/m, ये टोटल है, ये टोटल जो क्वांटिटी है यही मेरा है मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, है ना। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, m1 इंटू u1 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास है, u1 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास क्या है, u1 विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, है ना, प्लस m2, u2 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास कितना है, u2 माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। सिमिलरली ऐसे वन चलता जाएगा, तो इसे क्या लिख सकते हैं, m1 u1 प्लस m2 u2 माइनस m1 प्लस m2 इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, है ना, ताकि ना। और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है, ये सो होने चलता जाएगा, ये ऐसे का ये भी यहाँ पे mm चलता जाएगा, यहाँ पे m1 u1 प्लस m2 u2 और सोने से ऊपर चलता जाएगा माइनस m1 प्लस m2 यहाँ पे और जितना भी मासेस है इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होता है, m1 u1 प्लस m2 u2 जितना भी है डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ऊपर नीचे कट जा रहा है ना। तो अल्टीमेटली मोमेंटम सिस्टम ये वाला चीज पूरा इससे माइनस हो जा रहा है, अल्टीमेटली जीरो आ जा रहा है। तो मोमेंटम ऑफ एंटायर सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बोलो, समझ में आया जीरो क्यों हो रहा है। अब हम लोग को पता चला इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी तो u है और जो चेंज नहीं हो रहा है, डज नॉट चेंज, ये चेंज नहीं हो रहा। तो क्या मैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम निकाल सकता हूँ, है ना, सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का काइनेटिक एनर्जी निकाल सकता हूँ। देखो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं कि नहीं हम लोग, कितना होगा, हाफ इंटू m1 प्लस m2 इंटू सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी स्क्वायर, मतलब हाफ इंटू m1 प्लस m2 और ये कितना हो जाएगा, m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर बाई m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, हाँ कि ना। कट उठा के क्या बचा यहाँ पे बचा हाफ m1 स्क्वायर, थोड़ा सा इसको डिवाइड करते, m1 स्क्वायर बाई m1 प्लस m2 इंटू u1 का स्क्वायर, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास है, हाँ कि ना। और सिस्टम का टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना है, हाफ m1 m2 हाफ m1 u1 का स्क्वायर, है ना। ये दोनों लॉजिकली डिफरेंट है, हाँ क्या, क्योंकि इसके संग यहाँ पे एक फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड है। अगर मैं यहाँ पे हाफ m1 u1 स्क्वायर निकाल लूँ तो एक फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड है m1 बाई m1 प्लस m2, एक फ्रैक्शन है कि नहीं, ये वन से छोटा है ना। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास, टोटल काइनेटिक एनर्जी कम है, ये दिख रहा है कि नहीं, वो रिमेनिंग काइनेटिक एनर्जी कितना है निकालते हैं एक बार। देखो टोटल काइनेटिक एनर्जी सिस्टम या टोटल काइनेटिक एनर्जी से लिखते हैं, अच्छा हम लोग काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम में लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इज बेसिकली माइनस माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक, ये कितना आ जा रहा है, हाफ m1 u1 स्क्वायर माइनस हाफ m1 u1 स्क्वायर इंटू m1 बाई m1 प्लस m2, ठीक है।
यहाँ पे हाफ m1 u1 स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, u है, u है ना, u यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये कितना आ गया, यहाँ पे कॉमन लेंगे तो हटाएंगे, यहाँ पे फाइनली उनके पास मिला हाफ m1 u1 स्क्वायर इंटू m2 बाई m1 प्लस m2। क्या इसको हम लोग हाफ m1 m2 बाई m1 प्लस m2 u1 स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अब काइनेटिक ऑफ सिस्टम माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास, बेसिकली क्या देगा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू सिस्टम, एनर्जी ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, आई एम सो सॉरी, है ना। जैसे वी ए बी क्या देता है, ए बाई बी क्या देता है, वी ए माइनस वी बी, तो वी ए माइनस बी क्या देगा, वी ए माइनस वी बी क्या देगा, वी ए बाई बी। सिमिलरली यहाँ पे काइनेटिक ऑफ सिस्टम माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या देगा, काइनेटिक ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। हाँ कि ना, बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? तो बेसिकली हम लोग क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम को दो हिस्सों में तोड़ के लिख रहे हैं ना, हम लोग क्या लिख रहे हैं, हम लोग काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम को दो हिस्सों में तोड़ के लिख रहे हैं। काइनेटिक ऑफ सिस्टम को लिख रहे हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। बात समझ में आएगी नहीं? काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, मतलब सेंटर ऑफ मास कितना एनर्जी कैरी कर रहा है, प्लस सिस्टम सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में कितना एनर्जी कैरी कर रहा है। ऑब्वियस सा बात है, बात समझ में आएगी नहीं? चलो, तो जब हम लोग काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना आ रहा है, ये तो आ रहा है हाफ, इस केस में हाफ m1 u1 स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना आ रहा है, हाफ m1 स्क्वायर, कौन सा दिया है इसको, लिखते हैं हाफ m1 u1 स्क्वायर इंटू m2 बाई m1 प्लस m2, है ना। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास कितना आ रहा है, हाफ m1 m2 बाई m1 प्लस m2 u1 स्क्वायर, है ना। ये कुछ देखा देखा लग रहा है क्या? काइनेटिक एनर्जी ऑफ, हाँ ये m1 होगा, ये m1 बाई सेट होगा, राइटिंग मिस्टेक। ठीक है, ये देखो, ये टर्म कहीं देखा देखा लग रहा है क्या? देखो नोट्स अभी अभी जो लिखाया हूँ, नोट्स पढ़ो एक बार जल्दी से, गो थ्रू करो। कहीं देखो ये बॉक्स करवाया था कि नहीं मैं, यही तो मेरा हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर हो रहा है ना, देखो यहाँ पे दिख रहा है। तो जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास है, ये किस में बदल गया, कन्वर्ट्स इनटू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। हाँ कि ना,
है ना। तो क्या अब तुमको समझ में आ रहा है हो क्या हो रहा है? देखो, जब मेरा बॉडी मूव करना चाह रहा है, मूव करना चालू किया, तब उसका सिस्टम का टोटल एनर्जी तो हर इंस्टेंट पे हाफ m1u1 स्क्वायर ही है। बट सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का काइनेटिक एनर्जी जो है वो भी हमेशा कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। तो सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी हमेशा कांस्टेंट रहेगा। बट जब मैक्सिमम एक्सटेंशन हो रहा है तब क्या हो रहा है कि जितना भी सिस्टम का एनर्जी था विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, जितना भी सिस्टम का एनर्जी था विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, वो कन्वर्ट हो जा रहा है स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी में, है ना। जितना भी एनर्जी था सिस्टम का विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में जितना भी एनर्जी था यहाँ पे हर एक इंस्टेंट पे, ये पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? ये पूरा पूरा किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी में। और इन दोनों का वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के बराबर हो जा रहा है। अगर इन दोनों का वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के बराबर हो जा रहा है, इसका क्या मतलब हो रहा है? इनका वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू जीरो। v1 with respect to center of mass is zero and v2 with respect to center of mass is equal to zero at maximum instance। तभी तो v1 और v2 दोनों v1 और v2 दोनों vcm के बराबर है, जो v नॉट है। बात समझ में आया? इस पूरा का पूरा केस अच्छे से समझ में आया होगा। देखो यहाँ पे लिखो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम और द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम डज नॉट चेंज, है ना, does not change throughout the process। पूरा प्रोसेस में ना सिस्टम का एनर्जी चेंज होता है ना सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का एनर्जी चेंज होता है। चेंज क्या होता है, आस्ते आस्ते क्या कन्वर्ट होता है ना, सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट पे काइनेटिक एनर्जी था, ना सिस्टम का एनर्जी चेंज हुआ ना सेंटर ऑफ मास का एनर्जी चेंज हुआ। बट सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में एनर्जी था वो आस्ते आस्ते किस में कन्वर्ट हो गया? वो आस्ते आस्ते किस में कन्वर्ट हो गया? तो मैक्सिमम स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी तो था, स्प्रिंग का जो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है वो तो उसी इंस्टेंट पे आएगा ना जब स्प्रिंग सेंटर ऑफ मास सिस्टम का विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में जितना एनर्जी था वो सारा का सारा यूज अप कर लेगा, है ना। स्प्रिंग पे मैक्सिमम कंप्रेशन कब आएगा? जब उसके पास जितना अवेलेबल एनर्जी है, कौन सा अवेलेबल एनर्जी है उसके पास? काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। जब तक वो सारा का सारा यूज अप नहीं करता तब तक उसका मैक्सिमम थोड़ी ना आएगा, नहीं वो और यूज अप कर सकता है, क्योंकि स्प्रिंग ना इसको छेड़ सकता है ना इसको छेड़ सकता है, उसके पास अवेलेबल खाली यही है। स्प्रिंग के डिस्पोज पे खाली यही वाला एनर्जी है जो स्प्रिंग इफेक्ट कर सकता है। स्प्रिंग ना काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास इफेक्ट कर सकता है, स्प्रिंग ना काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इफेक्ट कर सकता है। बात समझ में आया? आगे ना थ्रू आउट द प्रोसेस, बट काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम with respect to center of mass gets converted into potential energy of the spring of the spring. Thus the just a second, the maximum compression in spring
is obtained the maximum compression spring is obtained only when only when it uses up it uses up all the kinetic energy of system with respect to center of force. ठीक है, मैक्सिमम कंप्रेशन कब आएगा? जब स्प्रिंग काइनेटिक एनर्जी सेंटर ऑफ मास को सारा का सारा यूज अप कर देगा. ठीक है, वी कीप इट टिल हियर फॉर टुडे. नेक्स्ट डे हम लोग उसे चालू करेंगे, मतलब कंटिन्यू करेंगे इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे. ठीक है.